हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंजुम फ्रॉम सिविल्स डेली। नमस्कार, वेलकम टू सिविल्स डेली एक्सप्लेनर। 9 दिसंबर है और आज का एक्सप्लेनर में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के बारे में। इंडिया जो है मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड में शुमार हुआ है। क्यों ऐसा है, क्या रीजंस हैं, क्या इनइक्वालिटी के पैमाने होते हैं, उसका असर क्या होता है अगर कोई कंट्री अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड में आ जाती है, और आपकी इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करती है, बाकी चीजों को कैसे असर डालती है। इन तमाम चीजों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। सुबह एक एक्सप्लेनर गया था और वो था ब्लैक बॉक्स के बारे में। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, क्यों ब्लैक बॉक्स के बारे में जानना जरूरी है। कल MI-17 जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ और तमाम ऑफिशियल्स की जो एक दुर्घटना में देहांत हुआ, डेथ हुई, तो उसके बाद से तमाम ऑफिशियल्स हमारे ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में लगे थे कि उससे शायद कुछ जानकारी मिल जाए कि एक्चुअल में हुआ क्या था 2 घंटे पहले या थोड़ी देर पहले की, जब प्लेन क्रैश होता है उससे थोड़ी देर पहले तक की रिकॉर्डिंग्स उसमें होती हैं। क्या होता है, पूरी प्रोसेस क्या होता है ना उस बॉक्स का, वो मैंने उस एक्सप्लेनर में 5 मिनट के अंतराल पे आपको समझाया, तो आप वो जरूर सुनिएगा, देखिएगा। अगर आपके पास टाइम हो, आपको यूट्यूब एक्सप्लेनर्स की प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। यूट्यूब रिचुअल्स, सीडी के बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल, डेली करंट अफेयर्स, एक्सप्लेनर्स, एमसीक्यूज, ये तमाम चीजें धीरे धीरे हर 2-2 घंटे पे जाती रहती हैं हमारे चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की। आई गेस कुछ मॉस्किटोज वगैरह, तो इसलिए मुझे बार बार ऐसे करना पड़ रहा है। खैर, इस टाइम आप भी बहुत ख्याल रखिएगा, डेंगू और तमाम चीजें इस टाइम चल रही हैं, तो मैं भी रखूंगा। खैर, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, इंडिया शुमार हुआ है वर्ल्ड की मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज के अंदर। ठीक है, रिपोर्ट किसने रिलीज की? रिपोर्ट रिलीज की वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने, जो प्रमोट करता है रिसर्च, ग्लोबल इनइक्वालिटी डायनामिक्स के बारे में रिसर्च करता है। दुनिया भर के तमाम ऑफिशियल्स, तमाम रिसर्चर्स मौजूद रहते हैं और वो अपना अपना डेटा हर कॉन्टिनेंट वाइज, एरिया वाइज देते हैं, और उसके आधार पर ये रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है। तो वेरीफाइंग डाइवर्जेंस हुआ है, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, जो कि जुमला है, सब लोग बोलते हैं। अगर आप ये इमेज देख पा रहे हो, एवरेज इनकम की इमेज देखिए, टॉप 10% के पास 57.1% एवरेज इनकम है। टॉप 10% के पास, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, टॉप 1% के पास 21%, 21%, और मिडिल केवल 29%, और बॉटम के पास केवल 13%, ओनली 13% एवरेज इनकम, ओनली 13%। तो ये एक डेटा आया है। एवरेज वेल्थ की बात करेंगे तो ये खाई और ज्यादा बड़ी हो जाती है ना। तो इसके आधार पे आपको पता लग रहा होगा कि टॉप 1% जो है किस तरीके से काम करता है किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में और इनइक्वालिटी को बढ़ाने में भी। टॉप 10% किस तरीके से काम करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको ट्रेंड्स याद रखने हैं। ट्रेंड्स कैसे याद रख सकते हैं, ये देखिए। अगर आप ये इमेज देख पा रहे हो, अभी मैं अपनी इमेज को और छोटी करता हूँ, मैं अपनी इमेज को थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। सी, ट्रेंड्स मैं क्यों बोलता हूँ याद रखने के लिए, दिस इज, हाँ, अब आप ये देख रहे हैं, इनकम दिख रहे हैं, बॉटम की 8.5%, मिडल के पास 39.5% और 52% जो है टॉप के पास में। ये इनकम है, ये वेल्थ है। आप इसकी इनइक्वालिटी देख रहे हैं। अगर आपको एग्जामिनेशन में ये लिखना हो या बनाना हो, आप सीधा सीधा ये डेटा, ये ग्राफ बना सकते हैं और मार्क कर सकते हैं, मतलब एक एरो बना के, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द इनइक्वालिटी टॉप टू बॉटम। तो इसलिए आपको डेटा नहीं याद करना होता है, कभी कभी आपको केवल ट्रेंड्स याद करने होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ये ट्रेंड्स, ये ग्राफ आप बना सकते हैं अपने मेंस के आंसर राइटिंग में। रिपोर्ट पब्लिश की मिस्टर मिस्टर लुकास चांसल या कैंसल, जो भी प्रोनाउंसिएशन इनका होगा, को डायरेक्टर हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। थॉमस पिकेटी ने इनका साथ दिया, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी एक थ्योरी है थॉमस पिकेटी की, वो पढ़िएगा। तो क्यों हमें इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ना चाहिए? देखिए, वाइटल इंफॉर्मेशन देती है कि वेल्दी कैसे वेल्दी होते जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं इकोनॉमी को, और उनकी पावर कितनी ज्यादा होती है, वो कैसे पॉलिटिकल पावर्स को चलाते हैं, चैनलाइज करते हैं। जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी, ग्रेटर द लाइवलीहुड एंड द एफ्लुएंट माइनॉरिटी कुड कम अप विद डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट डाटा, इसकी हमेशा बात उठती रहती है कि अवेलेबिलिटी नहीं है एक्यूरेट डेटा की,
इस वजह से भी हम लोग इनइक्वालिटी को जो है छुपाते रहते हैं, कोई अवेलेबल कराना ही नहीं चाहता है डेटा, है ना। इंडिया में भी ये होता रहता है और इस वजह से पॉलिसीज उस हिसाब से नहीं बन पाती हैं। आपको लगता है कि एलपीजी के सारे रिफॉर्म्स का फायदा पूरी जनता को मिला, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्टडी में कहा गया कि एलपीजी रिफॉर्म्स का जो फायदा इंडिया में या वर्ल्ड में मिला वो ऊपर के कुछ 10% या 5% लोगों को मिला। इट सेम लाइक जो पिछले दिनों उज्ज्वला योजना के बारे में आया था कि उसका फायदा किसको मिल रहा है, टॉप मतलब सब्सिडाइज्ड गैसेस का फायदा या सब्सिडाइज्ड चीजों का फायदा, सब्सिडी का फायदा ऊपर के टॉप 10% लोगों को मिल रहा है, नीचे के लोगों को वो नहीं मिल रहा। तो यही डेटा जो है काम करता है। तो आपको ऐसे ही लिखना है कि कोई भी चीज पॉलिसी आती है तो वो क्यों छन के नीचे नहीं आ पाती है, क्यों वो ऊपर के लोगों को ही फायदा पहुंचाती है ना। अब इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड की बात करें जोग्राफिकली, अगर आप देखेंगे तो यूरोप में आप देखेंगे तो मिडल और टॉप के बीच में जो ये फासला है ये कम है, और बाकी जगह पे अगर आप ये फासला देखेंगे तो ये बढ़ता जा रहा है ना। ये देखिए मीना, दिस इज मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन, इसमें सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। सी द बॉटम वन जो 50% है एंड सी द टॉप 10%, इनके बीच का फासला देख पा रहे होंगे, ये सबसे ज्यादा है। लैटिन अमेरिका, मेना कंट्रीज, सब सहारन कंट्रीज, यानी जो ये सहारा वाला रीजन है पूरा का पूरा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है। नॉर्थ अमेरिका में कम है, यूरोप में सबसे कम है, और साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में तो ज्यादा है ही, है ना। तो सबसे कम है यूरोप में, सबसे ज्यादा है। दिस इज इनइक्वालिटी इज हाईएस्ट इन मेना कंट्रीज, दैट इज मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। नाउ फाइंडिंग अबाउट द वर्ल्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ जो है वो 2% के लोगों के पास में ही है। barely own any wealth, possessing just 2% of the total, poorest half of the global population। रिचेस्ट के पास 10% आपकी वेल्थ है, और ग्लोबल पॉपुलेशन 76%, 76% वेल्थ जो है वो 10% जो है, सॉरी, ग्लोबल पॉपुलेशन का वो 76% जो है सारी वेल्थ को कैप्चर करके रखता है। 76% पॉपुलेशन, 10 पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन का 10% आदमी, रिचेस्ट आदमी 76% वेल्थ कैप्चर करके रखता है, सीधा डेटा। और जो मेना कंट्रीज हैं जो मोस्ट अनइक्वल हैं वहां पर सबसे ज्यादा है ही, और जेंडर इनइक्वालिटी भी इधर बढ़ती जा रही है। विमेन का जो शेयर है टोटल इनकम का, जो वर्कफोर्स है, लेबर इनकम है, वो 1990 में 30% था, जो कि अब 35% हो गया है ना। इनइक्वालिटी बढ़ी टोटल इनकम में। नाउ इनइक्वालिटी विद इन द कंट्रीज आर नाउ ग्रेटर, जो कि पहले थी। इसका डेटा आया है अभी रिसेंटली इंडिया के लेवल पे। जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कॉलोनियल टाइम में जो हमारी इनइक्वालिटी थी वो कम थी, और इस टाइम पे जो इनइक्वालिटी है वो हमारी अब ज्यादा है। गैप बिटवीन द एवरेज इनकम ऑफ द टॉप 10% और द बॉटम 50% ऑफ द इंडिविजुअल वो डबल हो चुकी है। टॉप 10% और बॉटम 50% के बीच का जो गैप है वो डबल हो चुका है, अभी आपने देखा डेटा में, है ना। नाउ रिच कंट्रीज पुअर गवर्नमेंट, ये वही चीज है, मतलब उसको दोहराने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। इम्पैक्ट कोविड क्राइसिस का भी पड़ा है बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी पर, बिकॉज पैंडेमिक में आपको पता है कि किन्हें किन्हें फायदा हुआ है, और किस किस रीजन के किन किन लोगों की नौकरियां गई, और बॉटम जितने लोग थे उनको सबसे ज्यादा उसका नुकसान झेलना पड़ा। यूरोप, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, नेशनल इनकम में लार्जेस्ट ड्रॉप देखा गया बिटवीन -6 एंड -7.7%, जबकि ईस्ट एशिया में, जहां पर पेंडेमिक पूरे इस पूरे पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो जहां पेंडेमिक शुरू हुआ तो वो स्टेबलाइज होना शुरू हो गया इन 2020 में उसकी इनकम 2019 के मुकाबले। नाउ इंडिया स्पेसिफिक की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पुअर और वेरी अनइक्वल कंट्री में इंडिया का शुमार हुआ है। टॉप 1% पॉपुलेशन के पास 1/5 ऑफ द टोटल इनकम है। 1/5 ऑफ द टोटल इनकम केवल टॉप 1% के पास में है, 2021 की बात है। और बॉटम हाफ के पास केवल 13% है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरलाइजेशन जितना हुआ है उसका फायदा, बेनिफिट जो है टॉप 1% को मिला है। एवरेज हाउस होल्ड वेल्थ की बात करेंगे तो 9,83,010, 9,83,010 रुपए, ये आपकी एवरेज हाउस होल्ड वेल्थ आती है। और डिरेगुलेट होने के बाद, लिबरलाइज होने के बाद, पॉलिसी के बाद 1980s के बाद में ये और ज्यादा एक्सट्रीमली इंक्रीज होती चली गई है। ये इनइक्वालिटी ऑब्जर्व किया गया है कि पूरे विश्व में
लिबरलाइजेशन के बाद और ज़्यादा इंक्रीज हुई है, इनइक्वालिटी इंक्रीज होती गई है। जेंडर इनइक्वालिटी, फीमेल लेबर का जो शेयर है वो 18% के इक्वल है, जो कि सिग्निफिकेंटली लोअर देन द एवरेज इन एशिया है, जो कि 21% चाइना में है और हम 18% हमारे यहाँ है। तो ये भी आप देखें तो अपने रीजन में काफी ज्यादा कम है। नाउ राइज ऑफ प्राइवेट वेल्थ लगातार इधर बढ़ी है, सच एज चाइना और इंडिया में। क्यों? क्योंकि जब आप प्राइवेट वेल्थ ज्यादा बढ़ाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो पब्लिक वेल्थ अब ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। पब्लिक वेल्थ कम होने के दो रीजंस होते हैं। पहला, गवर्नमेंट आपके असेट्स को प्राइवेटाइज करती चली जाए, नेचुरल रिसोर्सेज को लो कॉस्ट पर प्राइवेटाइज करती जाए, असेट्स को देती चली जाए, जो कि आप देख रहे हैं हमारी कंट्री में हो भी रहा है। दूसरा क्या होता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट डेट टू द प्राइवेट सेक्टर। आपका डेट है, उसको प्राइवेट सेक्टर को दिया और उनको रिच बनाते आप चले गए। अब असेट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज कम हो गए इन्वेस्ट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए, पर्टिकुलरली इन एनर्जी सेक्टर। तो गवर्नमेंट के पास फिलहाल असेट से ज्यादा डेट है और उस डेट को हटाने के लिए वो लगातार चीजों को प्राइवेटाइज करती जा रही है और उस प्राइवेटाइजेशन का सीधा सीधा फायदा प्राइवेट वेल्थ में जा रहा है और पब्लिक वेल्थ डिक्लाइन होती जा रही है। दीज आर द फाइंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। सजेशन क्या है कि एक मॉडेस्ट प्रोग्रेसिव वेल्थ टैक्स मिलेनियर्स पर लगाना चाहिए। जितने अमीर आदमी हैं उनको आप उसी स्लैब में नहीं रख सकते हैं कि आपने एक स्लैब बनाई कि इस इनकम से ऊपर जितनी है वो जाएगी, उनको इतना ही टैक्स देना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव टैक्स लगाइए, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, प्लस कुछ और एक प्रोग्रेसिव वेल्थ में कुछ और लार्ज वॉल्यूम का टैक्स की बात इसमें की गई है कि वो जनरेट कर सकता है रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए। अगर आप उनसे जितना ज्यादा टैक्स लेंगे तो उतना ज्यादा होगा। और नीचे के लोगों पर से आप टैक्स कम करिए, उनका टैक्स का भार कम कीजिए, तो आपको ऊपर के जो लोग टैक्स देंगे उसका फायदा आप नीचे के लोगों को पहुंचाइए। लेकिन पहुंचाइए, सारे चीज पॉलिसी के रिगार्डिंग है कि पॉलिसी मेकिंग में ही सारा का सारा खेल हो जाता है। नाउ सी, ये मैंने एक इमेज आप लोगों के लिए निकाली है, अगर आप ये देख पा रहे हो। ग्लोबल इनइक्वालिटी की कॉजेस क्या होते हैं, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, उसको सोल्यूशन क्या होता है। कॉजेस, पॉलिटिकल गोल्स, इनइक्वालिटी नहीं पढ़ेंगे, उनको बहलाना फुसलाना आसान होता है वोटिंग के लिए, और वोट बैंक में ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप उनको धर्म में और बाकी चीज़ों में उलझा के रखिए तो आपको पता है कि वोट बैंक किधर जाता है। एक्सप्लॉयटेशन करिए, पुअर कंट्रीज में एक्सप्लॉयटेशन होता है। टैक्स अवॉइडेंस कॉजेज है इनइक्वालिटी का। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ इनोवेशन, इनसिक्योरिटी, लो लिविंग क्वालिटी, वॉर्स, फेमाइन, कंजम्पशन बिहेवियर, नेचुरल डिजास्टर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ इनके इफेक्ट क्या होते हैं? अगर लैक ऑफ एजुकेशन होगा, लैक ऑफ इनोवेशन होगा, लो लिविंग क्वालिटी होगी, तो सीधा सीधा इसका असर आपका पड़ेगा हेल्थ पर। सोशल टेंशन होंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होती है ना। जब वॉर्स, फेमाइन होता है और लैक ऑफ एजुकेशन होती है तो फ्रस्ट्रेशन, ड्रग अब्यूज, क्राइम, पॉवर्टी, स्टार्वेशन, टेररिज्म, बैड वर्किंग कंडीशंस, ये इनइक्वालिटी के प्रभाव हैं, इफेक्ट हैं। नाउ सॉल्यूशंस, बेटर एक्सेस टू एजुकेशन आप करिए। आप हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कॉजेज होंगे तो आप सोल्यूशन देंगे वो उनको कॉम्प्लीमेंट करते हुए होने चाहिए। अगर मैं लिख रहा हूँ लैक ऑफ एजुकेशन तो मेरा सोल्यूशन होना चाहिए बेटर एक्सेस टू एजुकेशन। अगर मैं लिख रहा हूँ दैट वॉर्स और फेमाइन, तो आपको वहां पर लिखना चाहिए सब्सिडीज, फेमाइन जब आप लिख रहे हैं, या फिर बेटर एग्रीकल्चरल और बाकी चीज़ों में बेटर करना। कंजम्पशन बिहेवियर, अगर आप कॉजेज लिख रहे हैं या पॉलिटिकल गोल्स लिख रहे हैं तो उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आपको सोल्यूशन देना है। दैट्स फाइनेंशियल सब्सिडीज, क्रिएट इंसेंटिव टू फर्म्स, इंक्रीज इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन। लैक ऑफ इनोवेशन कॉज था, सोल्यूशन incentive for innovation. Worldwide support, global wealth tax, improve workers' right, establish minimum wages, improve trade policies, convince other, change consumption behavior, etc. etc. तो ये आप इस तरीके से अगर आप ग्राफ बनाकर भी यहाँ पर लिखते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर यू। आपको एक हाफ मार्क, 1 मार्क एक्स्ट्रा ही फेच करवाएगा ये। तो ये था पूरा ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में, जो कि रिसेंटली आई है। कौन लेकर आया है, किसने निकाली है? मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने इसको रिलीज किया है। तो ये पूरी जानकारी थी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के बारे में। अगर आपको
सिविल्स डेली का ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और सुबह के एक्सप्लेनर्स जो ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में जाते हैं दोपहर में, उन्हें देखना ना भूलें। बाकी प्रोग्राम्स भी, डेली एमसीक्यूज, ओपेड्स और एडिटोरियल और करंट अफेयर्स भी देखना ना भूलें। बहुत ख्याल रखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछें। कल फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, वीडियो लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।